Hello student, welcome back. Now we will start the remaining case study of chapter number 2, that is Principles of Management. So page number 75. Case study number 1. School principal announced in a meeting that every month there will be an inter-class competition to check the cleanliness, discipline and decoration of class board. तो उन्होंने प्रिंसिपल ने ये अनाउंस करा एक मीटिंग में कि हर महीने एक इंटर क्लास कंपटीशन होगा जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह से क्लास बोर्ड डेकोरेट हो रहा है, क्लीननेस पर ध्यान दिया जाएगा, डिसिप्लिन पर ध्यान दिया जाएगा. ऑल द क्लास टीचर आर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट टेक केयर ऑफ द क्लीननेस. और सारी टीचर्स को ये बताया गया कि अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि सारे स्टूडेंट क्लीननेस और डिसिप्लिन और डेकोरेशन पर ध्यान दें. But Miss Aditi formed 3 teams in the class and made them in charge of cleanliness. लेकिन मिसेस अदिति ने क्या करा, 3 टीमें बना दी और हर टीम में से एक को क्लास का इंचार्ज बना दिया. ठीक है. डिसिप्लिन, किसी को डिसिप्लिन का इंचार्ज बना दिया, एक को क्लीननेस का, एक को डेकोरेशन को, तीनों को अलग अलग इंचार्ज बना दिया. देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द स्टूडेंट. और स्टूडेंट के बीच में एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी और यूनिटी की भावना आई. एंड द स्टूडेंट एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर एज अ रिज़ल्ट. और जितने भी मेंबर्स थे इन टीमों में, और उन सारी टीमों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा. एज अ रिज़ल्ट मिस अदिति's क्लास गॉट बेस्ट क्लास. और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मिसेस अदिति को की जो क्लास थी वो बहुत बेस्ट साबित हुई और उन्हें बेस्ट क्लास की ट्रॉफ़ी मिली. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज बाय मिस अदिति. मिस अदिति ने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करा. ठीक है. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनमें से बताना है. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स. सो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये कहता है कि सब लोगों को मिलकर हार्मनी में काम करना है और जो गोल्स हैं उन गोल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करना है. ठीक है. नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 77. So Rohan is desirous of setting up a small factory to manufacture packing material. तो रोहन बहुत डिज़ायरस है कि वो एक छोटी सी फैक्ट्री खोले जो पैकिंग मटेरियल बनाती है. ही प्लान टू यूज़ लोकल अप्रोच एंड टेक एवरी डिसीजन विद फैक्ट एंड फिगर. तो उसने कहा कि मैं लोकल अप्रोच का इस्तेमाल करके सारे फैक्ट और फिगर को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा विद प्रॉपर रीजनिंग रेदर देन रिलाइंग ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड. उसने कि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स पर फोकस ना कर खुद ही सारी फैक्ट और फिगर को चेक करूँगा, प्रॉपर रीजनिंग देखूँगा, तब जाके मैं डिसीजन लूँगा. तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो रोहन लेके चल रहा है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक या प्रिंसिपल लेके चल रहा है वो बताइए. तो देखिए इसमें ये बताया गया है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है. ये F.W. टेलर ने दिए थे. F.W. टेलर ने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए. उसमें एक ये भी प्रिंसिपल है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये साइंस है, यानी जब भी आप कोई डिसीजन लें तो उसमें साइंस लगाएं. ठीक है. प्रॉपर रीजनिंग लें और फैक्ट्स और फिगर्स का इस्तेमाल करें, तब जाके डिसीजन लें, ना कि रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि कोई भी डिसीज़न बिना सोचे समझे मैनेजर ले लेता है, अपने इंट्यूशन, अपनी विल और अपने एक्सपीरियंस पर ले लेता है, जबकि साइंस का इस्तेमाल नहीं करता है और फैक्ट और फिगर का इस्तेमाल नहीं करता, उसे रूल ऑफ थंब बोलते हैं. तो लेकिन इस केस में हरीश सारी अच्छी अप्रोच ले रहा है, साइंटिफिक अप्रोच लेके चल रहा है और वो सारे डिसीज़न और सारे फैक्ट्स और फिगर्स को जानने के बाद ही डिसीजन ले रहा है. तो इसमें हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज पेज नंबर 79. ABC लिमिटेड अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ABC लिमिटेड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है. हैज़ बीन एस्टेब्लिशिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स. वो 10 साल से यही काम कर रही है. हैविंग मेड गुड प्रॉफिट इन द पास्ट, कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर. और कई सालों से वो प्रॉफिट भी कमा रही है, तो कंपनी ने सोचा कि वो अपने इस बिज़नेस को और एक्सपेंड करे. एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर. और इन्होंने इस ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए बोनस, प्रीवियस ईयर का जो बोनस था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में.
द वर्कर गॉट एजिटेटेड, और वर्कर एजिटेटेड हो गए कि बोनस नहीं मिला तो, एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक, और फिर वहाँ उस कंपनी में एक ट्रेड यूनियन बन गई और ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़, और उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि हमें बोनस और अदर फैसिलिटी चाहिए। सो द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इनटू देयर डिमांड, और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि हम उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। सो विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ओवरलुक, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल इसमें ओवरलुक करा जा रहा है इस केस में, जो कि कंपनी ध्यान नहीं दे रही है, वह है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी और डिस्कार्ड ये कहता है कि किसी भी कंपनी के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक मैनेजमेंट ग्रुप और एक वर्कर ग्रुप। तो मैनेजमेंट ग्रुप को वर्कर के बारे में सोचना चाहिए और वर्कर को मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ दोनों में से कोई एक किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है, इसीलिए हार्मनी नॉट डिस्कार्ड है। नेक्स्ट केस स्टडी इज पेज नंबर 81। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योर आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। जो प्रिंसिपल्स हैं टेलर के और फ्योल के, वे म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है, एक जैसे कि एक दोनों की ही पूरक हैं। जो कुछ चीज़ें शामिल हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में, वही लगभग टेलर के में भी हैं। वन बिलीव दैट द मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन। एक कहता है कि मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए, जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस हैं वो सुनने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ अगर कोई सजेशन लेकर आ रहा है तो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। वाइल द अदर सजेस्टेड दैट द गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉयज़ सजेशन सिस्टम वेयर बाय सजेशन। दूसरा भी यही कह रहा है कि एक अच्छी कंपनी के पास हमेशा एक गुड एम्प्लॉयज़ सजेशन सिस्टम होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ अगर सजेशन देने आ रहा है तो सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन, जिससे टाइम और कॉस्ट बचेगा, ठीक है, और शुड बी रिवार्डेड, और रिवार्ड भी देना चाहिए। अगर कोई कंपनी कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे बेटर सजेशन लेकर आते हैं तो उन्हें रिवार्ड देना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल रेफर्ड इन द एबव पैराग्राफ। तो टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल हैं जो इस केस स्टडी में आ रहे हैं वो बताइए, टेलर का बताइए और फ्योल का बताइए। तो टेलर में जो बताया है वो है इनिशिएटिव, ठीक है। टेलर का जो प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है व्हेन एवर वर्कर्स हैव गुड सजेशन, अगर वर्कर के पास गुड सजेशन है, सो मैनेजमेंट हैज़ टू वेलकम देयर सजेशन, मैनेजर्स को उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, ये इनिशिएटिव में आता है। और एफडब्ल्यू टेलर का क्या आ रहा है इसमें, वो आ रहा है कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, कॉपरेट करके काम करना चाहिए। और अगर अच्छे सजेशंस अगर वर्कर दे रहा है तो सजेशंस को सुनना चाहिए, ठीक है, तब डिसीजन लेने चाहिए। और अच्छा सजेशन अगर किसी ने दिया है तो उसे रिवार्ड मिलना चाहिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी, द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ABC लिमिटेड का, वो रेगुलर ट्रेनिंग और सेशन प्रोग्राम्स लेके चलता है, अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग देता है। एंड इवन ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस दे मेक श्योर ओनली कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। और सिलेक्शन के टाइम पे वो ध्यान देते हैं कि कॉम्पिटेंट और कैपेबल ही एम्प्लॉयज़ ही ऑर्गेनाइजेशन में आएँ, ठीक है। स्टेट द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलोड बाय ABC लिमिटेड। तो वो साइंटिफिक प्रिंसिपल बताइए जो ABC लिमिटेड फॉलो कर रही है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी जितने भी पर्सन हैं लोग उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, उनका पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे होता है, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इससे क्या होगा, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी और इफिशिएंसी बढ़ेगी। जो भी ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो इफ़िशिएंटली काम करेगा, ठीक है, इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली काम करेगा, और उनकी प्रॉस्पेरिटीज़ भी बढ़ेगी। जैसे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, वो और ज़्यादा पैसा कमा सकता है, और ज़्यादा सैलरी कमा सकता है, इसलिए ये वाला प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 88। सो
संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया। संचित अपना एंटरप्रेन्योर कोर्स कर आया स्वीडन से और वो इंडिया आया और उसने स्टार्टेड अ कॉफ़ी शॉप अरोमा कॉफ़ी। फिर उसने अरोमा कॉफ़ी की एक शॉप खोल दी जो भी अच्छी खासी एक बड़े से मॉल में, दिल्ली के मॉल में खोली। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफ़ी शॉप वाज अ स्पेशल अरोमा ऑफ कॉफ़ी एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स। तो जो स्पेशलिटी थी उस कॉफ़ी शॉप की कि बहुत अच्छा फ्लेवर्स की कॉफ़ी प्रोवाइड करते थे वो लोग। समहाउ द बिजनेस वाज नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर पॉपुलर, लेकिन फिर भी जो है ना बिजनेस ना पॉपुलर हुआ ना प्रॉफिटेबल हुआ। संचित वाज कीन टू फाइंड आउट द रीज़न। संचित ने डिसाइड करा कि मैं रीज़न तो फाइंड आउट करूं कि मेरा ये बिज़नेस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। ही अपॉइंटेड संध्या। उसने एक संध्या को अपॉइंट करा, एक MBA फ्रॉम अ रेपुटेटेड कॉलेज, वो रेपुटेटेड कॉलेज से MBA कर आई थी, एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द सेम। यानी कॉजेज़ जो हैं जिनसे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और ना पॉपुलर हो रहा है, तो उसके रीज़न फाइंड आउट करने के लिए उसे हायर करा। सो संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स। संध्या फिर क्लाइंट्स के पास गई, उनसे फीडबैक पूछा एंड फाउंड दैट दो दे लव द स्पेशल यूनिक एरोमा ऑफ कॉफ़ी बट वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम। तो कस्टमर्स ने बताया है कि हमें ये कॉफ़ी तो बहुत पसंद है, लेकिन जो बहुत लॉन्ग वेटिंग टाइम है ना, उसमें ऑर्डर प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक। शी एनालाइज एंड फाउंड आउट दैट देयर आर मैनी अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा रुकावटें भी हैं इसके अंदर, है ना, और वो एलिमिनेट होनी चाहिए। शी फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। उसने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। शी आल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर्स। उसने ये भी रियलाइज़ करा कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं हुज डिमांड वाज नॉट एनफ, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। सो शी डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर। उसने डिसाइड करा कि इस तरह के फ्लेवर्स को हम बंद कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड संध्या वाज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। और इसी की रिज़ल्ट की वजह से संध्या ने बहुत अच्छे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होने लगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय संध्या। तो संध्या ने दो जो टेक्निक इस्तेमाल करी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो आपको बतानी है इस केस स्टडी से लेकर। तो फर्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, जो अननेसेसरी जो टाइम वेस्टेज होता है उस अननेसेसरी टाइम वेस्ट को मिनिमाइज़ करना। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं अरोमा कॉफ़ी में, वो कॉफ़ी बहुत देर में पहुँचा पाते थे, कस्टमर को बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता था, इसलिए जो लॉन्ग वेट जो करना पड़ रहा है उसको मिनिमाइज़ करा, वो मिनिमाइज़ होता है मोशन स्टडी में। सो मोशन स्टडी का मतलब होता है इट इज़ अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट। ये एक टेक्निक है, इसमें स्टडी करी जाती है सारे मूवमेंट्स की दैट आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब। वेल डिफाइंड जॉब्स के लिए कितने कितने मूवमेंट्स होने चाहिए। इट सीक्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट। और इसी स्टडी में जो अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करा जाता है। ये किस लिए करा जाता है, सो दैट इट टेक्स द लेस टाइम टू कंप्लीट अ जॉब इफ़ेक्टिवली। यानी किसी भी जॉब को टाइम पर इफ़ेक्टिवली करने के लिए इस तरह के जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करा जाता है। फिर आती है इसमें टाइम स्टडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, तो एक कॉफ़ी बनाने में और कस्टमर तक पहुंचाने में कितना टाइम होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, वो उसकी स्टडी करी उसने, संध्या ने। सो टाइम स्टडी का मतलब है इट इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ अ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक वेल डिफाइंड जॉब को करने के लिए एक स्किल्ड वर्कर को कितना समय लगना चाहिए, उसकी स्टडी जो होती है वो आती है टाइम स्टडी में। इससे फ़ायदा क्या होगा, इट हेल्प इन डीलिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। बहुत आसान हो जाता है वर्कर्स को डील करना। फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह भी फ्रेम कर सकते हैं एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट भी निकल आती है इसमें। द थर्ड इज़ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और वर्क को सिंप्लीफाइड करा। जैसे इसके स्टडी में बताया गया है कि एरोमा कॉफ़ी के कुछ ब्रांड ऐसे थे जो कस्टमर्स खरीदते नहीं थे, डिमांड में नहीं थे, ठीक है, उनको वो कंज्यूम नहीं करते थे, तो उनको एलिमिनेट कर देना। सिंप्लीफिकेशन में यही है कि अननेसेसरी जो प्रोडक्ट है, अननेसेसरी रेंज है, उसको ख़त्म कर देना और जो बिक रही हैं, जो डिमांड में, उस पर ज़्यादा फोकस करना।
सो मीनिंग देखिए, इट इज़ अ टेक्निक टू एलिमिनेट सुपरफ्लुअस वैरायटी, साइजेज एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, वैराइटीज़ हैं प्रोडक्ट की, उनको हटा देना जो डिमांड में नहीं है, ठीक है, जो अलग तरह के डायमेंशन, अलग तरह के साइज़ के, अलग तरह के टेस्ट के हों, उनको हटा दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या है? इट लीड्स टू रिड्यूस इन्वेंट्रीज, इससे इन्वेंट्री कॉस्ट बचेगी, ठीक है, और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है, एंड इंक्रीज टर्नओवर टू रिड्यूस कॉस्ट, और इससे टर्नओवर बढ़ेगा और हमारी कॉस्टिंग भी कम आएगी। ये टेक्निक आती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में ना। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट इन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें मैन और मटेरियल को ऑर्डरली मतलब तरीके से अरेंज करा जाता है? वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ऑर्डर नहीं देना होता है, इसमें चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज करना होता है। अगर चीज़ों को हम प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हैं, ऑर्डर में रख रहे हैं, तो ऑर्डर आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर चीज़ की एक अपनी एक प्लेस होनी चाहिए ताकि टाइम और एनर्जी लोगों की वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, नेम द फोरमैन हु अरेंज ऑल रिसोर्सेज इनपुट्स एंड सेटअप टू स्टार्ट द वर्क स्मूथली। वो फोरमैन बताइए, वो सारे इनपुट, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है ताकि काम स्मूथली हो पाए। तो देखिए, फंक्शन फोरमैनशिप में गैंग बॉस होता है, गैंग बॉस का यही काम होता है, वो सारे रिसोर्सेज और सारे इनपुट्स को अरेंज करता है ताकि काम प्रॉपर्ली हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन अ कंपनी देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज इन दिस कंपनी। तो वो फीचर एक तरह से प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, वो प्रिंसिपल बताना है जो इस कंपनी में फॉलो हो रहा है। वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। काम को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा जा रहा है, तो वो एक डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया ना। पेज नंबर 97, केस स्टडी नंबर 16, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉलोइंग टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। अगर कोई कंपनी फंक्शनल फोरमैनशिप लेके चल रही है तो कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा? वह है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है कि एक बॉस से एक ऑर्डर आना, जबकि फंक्शनल फोरमैनशिप में 4 अलग अलग बॉस बनाए जाते हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 98, केस स्टडी नंबर 3, विच टेक्निक ऑफ टेलर इंसिस्ट इन पेइंग हायर वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। वो टेक्निक बताइए टेलर की जो हायर वेजेस दे रहा है ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को या एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को। तो वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय ज़्यादा परफॉर्म करता है उसको ज़्यादा वेजेस दिए जाते हैं और जो कम परफॉर्म करता है उसको कम वेजेस दिए जाते हैं पर पीस के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज विच टेक्निक ऑफ टेलर इंसिस्ट इन यूजिंग मोस्ट ऑप्टिमम वे ऑफ डूइंग अ जॉब। एक मोस्ट ऑप्टिमम वे बताइए जिसमें किसी काम को करा जाता है, वो है मेथड स्टडी। ऑप्टिमम वे मतलब एक तरीका बताइए, अच्छा तरीका जिससे काम करा जा सकता है। तो मेथड्स ही होते हैं, किसी भी काम करने के कई मेथड्स होते हैं और मेथड स्टडी में जो अच्छा मेथड होता है उसको अप्लाई करा जाता है। नाउ केस स्टडी नंबर 5, फ्यूल पॉइंट आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर इन वन ऑफ हिज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी फ्यूल ने एक चीज़ पर पॉइंट आउट करा है कि अगर ये वाला प्रिंसिपल किसी में अगर फॉलो नहीं होगा किसी कंपनी के अंदर तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि लेबर टर्नओवर, लेबर जॉब छोड़ के जा सकती हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी पर आ सकती है। तो वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्हें सफिशिएंट टेन्योर नहीं मिलेगा सेटल डाउन के लिए, बार बार कंपनी उन एम्प्लॉयज़ को निकालती रहेगी तो बहुत सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ जो उसमें काम करने वाले होंगे वो धीरे धीरे उस वहाँ से जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता उन्हें सेटल करने के लिए।
और इससे कंपनी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, बार बार कंपनी निकालेगी, फिर नए लोगों को हायर करेगी और इससे कॉस्ट ज़्यादा आएगी। नाउ केस स्टडी नंबर 6, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ टेलर विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन वर्क। वो टेक्निक बताइए टेलर की जिसमें यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन इन वर्क होता है, वह टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। वर्ड आ रहा है अपने आप स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक ये होती है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना डिपेंडिंग अपॉन द साइज, शेप, कलर एंड रॉ मटेरियल यूज्ड। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 7, नेम द डिवाइस विच परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द सेम लेवल। यानी वो डिवाइस बताइए जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है एम्प्लॉयज़ जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन हमेशा स्केलेट चेन में जाती है, एक लेवल से दूसरे लेवल इस तरह से। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है तो वो गैंग प्लैंक के थ्रू एक लेवल से दूसरे लेवल में हम बात कर सकते हैं। तो इसमें गैंग प्लैंक का आंसर आएगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन प्रिंसिपल ऑफ रिमरेशन। रिमरेशन का प्रिंसिपल अगर वायलेशन हो रहा है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ विल गेट डीमोटिवेटेड। एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड फील करेंगे। अगर उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं दी जाएगी तो वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे एंड दे विल नॉट गिव देयर 100% इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में 100% नहीं देंगे। नेक्स्ट केस स्टडी इज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी प्रॉमिस द वर्कर टू पे एक्स्ट्रा वेजेस इफ़ दे वर्क ओवर टाइम। तो मैनेजमेंट है एक कंपनी का, उन्होंने वर्कर से प्रॉमिस करा है कि वो एक्स्ट्रा वेजेस देंगे अगर वो ओवर टाइम करेंगे। बट लेटर ऑन मैनेजमेंट रिफ्यूज़ टू पे एक्स्ट्रा वेजेस। लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा वेजेस पे करने से मना कर दिया। विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड? कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेटेड हो रहा है? वह प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कहता है कि अगर कमिटमेंट करा है ऑर्गेनाइजेशन ने तो वो कमिटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम लेबर वेजेस बढ़ा देंगे और जबकि वो वेजेस नहीं बढ़ाए, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ डिसिप्लिन का वायलेशन हो रहा है। सो दीज आर योर केस स्टडीज़। द रिमेनिंग केस स्टडीज़ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।